हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड के चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। यह है चैप्टर नंबर 5 और इसमें हमें पढ़ना है औरतों ने बदली दुनिया। इस चैप्टर पर 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं और अपलोड भी हो चुके हैं। वैसे साथी जो इन वीडियो को नहीं देख पाए हैं वे कृपया इस वीडियो के अलावे जो और भी वीडियो है उसे आप प्लेलिस्ट में जाए और जाकर इसे देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए इस चैप्टर के जो बचे हुए भाग है उसे हम आज के वीडियो में इसे समाप्त करते हैं। तो चलिए सीधे जो बचे हुए भाग है उस पर। आज हम यहाँ शुरू करेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करते चले तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे देखते हैं इस अनुच्छेद को। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इससे भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उसकी आयु, पढ़ाई, उसके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्रियों पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों यानी 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का 40% शिक्षित था, अर्थात कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के लड़के लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियां इसमें शामिल हैं, यानी कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई तो शुरू करते हैं लेकिन आगे चलकर पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियों की संख्या अधिक होती है। यह दिया हुआ है 2014 और 15 का डाटा, जिसमें जो स्कूली बच्चों के जो ड्रॉप आउट यानी छोड़ने का जो प्रतिशत है वह दिया हुआ है। संभवतः
संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणियों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की इसको छोड़ने का दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना बहुत कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियों स्कूल में 4 वर्ष तक समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। यह सिंबल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी 2014 में शुरू किया गया यह अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह जो दिया गया है आंकड़ा, इसको इस तरह यह दंडारेख के रूप में बनाने को कहा जा रहा है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप यानी जो आंकड़ा है उसका दंडारेख खींचे और उसे स्कूल में अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करें। आगे है आंदोलन यानी महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल में जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। यह जो दिया गया है पिरामिड बना, हाँ? अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने
कार्य के स्थान पर शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। एक और उदाहरण देखें, जो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को अपने पति और ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। क्षेत्रान्य महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। जो दिया हुआ यहाँ दिए हुए। आगे है जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है। यहाँ दिया। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है, यानी औरतों ने बदली दुनिया। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इन सभी वीडियो को आप लाइक और शेयर करते चले तथा इस समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक यह आगे बढ़े और यह आपके लिए और आपके पास आने वाले जो हमारे दोस्त हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह एक रामबाण साबित हो सके।